रजनीश मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज हम लोग हिंदी क्लास में 12वीं कक्षा से जो पाठ हम लेकर के आए हैं यह प्रतिपूर्ति है। जैसा कि आपको पता है कि दिगंत भाग 2 जो 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको 26 पाठ पढ़ने थे। 13 पाठ गद्य खंड से और 13 पाठ काव्य खंड से पढ़ने थे। टोटल 26 पाठ हमने पढ़ लिया है। साथ ही हमने व्याकरण भी पढ़ लिया है, मॉडल पेपर को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया और समय प्रबंधन के बारे में भी चर्चा हो गई है। लेकिन 3 पाठ और आपको रह गया है जो कि प्रतिपूर्ति के रूप में दिया गया है, जो पाठ पढ़ने के अंतिम भाग में है। और ये ऐसे कहानी है जो हमारे देश के लेखकों द्वारा नहीं लिखा गया, ये जो विदेशी लेखक हैं चाहे रूस के हों या फ्रांस के हों वहाँ के लेखकों द्वारा लिखा गया और वे लोग किस प्रकार की कहानी लिखते हैं यह जानने के लिए आपको दिया गया है। और परीक्षा में इससे भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स 1 मार्क्स में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है। साथ ही इस बार जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का देख रहे हैं उसके अंदर 2 मार्क्स में ही प्रश्न आया हुआ है। तो इस पाठ को जानना जरूरी है, इसलिए हमने इस पाठ को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। और साथ ही आपको पाठ की हर बारीकियों को और हर जो संबंधित आपके प्रश्न परीक्षा उपयोगी उस पर हम चर्चा करें। साथ ही इसका सारांश आपको बताएंगे कि किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो उसका आप उत्तर दे पाए। तो यहाँ पर जो पहला पाठ हमारा प्रतिपूर्ति से रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी के मतलब क्या है? लंबी जो एक चीज होती है जो बहुत लंबी जिससे हम बांधने का कार्य करते हैं और उसके टुकड़े का कोई अंश हमें उपयोग में नहीं आता है। लेकिन इसमें ही दिखा रहा है कि रस्सी का जो टुकड़ा है, जो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा जो अंश है वह भी उपयोगी है और उपयोगी नहीं होते हुए भी उसको उठाने के कारण किस प्रकार से उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है इसके अंदर दिखाया गया, बताया गया। और शीर्षक इसका रस्सी का टुकड़ा लेखक ने रखा। और इस पाठ के लेखक का नाम है गाइडी मोपासा। आप देखिए आप लिखा नाम से आपको पता चल रहा है कि हमारे देश के नहीं है। गाइडी मोपासा जो है रस्सी के टुकड़े पाठ के लेखक हैं। और कह रहा है कि इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी सन, जन्म स्थान है फ्रांस देश के रहने वाले। प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी? तो रचनाओं का तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लमसम इन्होंने 300 कहानियां लिखी है। साथ ही 6 उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, 3 यात्रा पुस्तकें भी लिखी है और कविता की एक पुस्तक इनकी है। इस तरीके से इनको हम जान रहे हैं गाइडी मोपासा को। साथ ही इनकी मुख्य कार्य की मृत्यु 1893 ईस्वी सन में हुई। परीक्षा में क्या पूछ सकता है कि रस्सी के टुकड़ा पाठ के लेखक कौन है? तो गाइडी मोपासा। उनका जन्म कब हुआ? तो 1850 ईस्वी। कहाँ उनका जन्म हुआ? तो फ्रांस में। और उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1893 ईस्वी। और इस पाठ में 2 मुख्य पात्रों की चर्चा और 2 लोगों पर यह पाठ पूरे इर्द गिर्द घूम रहा है। मुख्य पात्र कौन कौन सा है आपको यह भी याद रखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है, पूछ देगा कि मैत्र होशो कम जो है यह किस पाठ के पात्र हैं? तो रस्सी का टुकड़ा। और यहाँ पर एक है मैत्र मलांदे, यानी 2 लोग हैं इसके अंदर, एक है मैत्र होशोकम और दूसरा है मैत्र पलादे। और यह जो सारांश यह जो पाठ है इसमें लिया क्या गया है? तो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनके पत्नियों का झुंड चल रहा है। अब देखिए बता रहा है कि गोदरविल जो एक शहर है और रोड जाता है, बाजार है। और होता क्या है इस कहानी में, अब मैं आपको यहाँ तो स्लाइड के माध्यम से सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी आपको मैं सारांश रूप में इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि इस कहानी को आप जान जाइए। इसमें मुख्य रूप से 2 पात्र हैं जिनकी चर्चा मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैत्र होशेकम और मैत्र मलांदे। होता है कि जैसे गाँव में प्राचीन काल में अभी भी हम देख रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार लगता है, यानी कहीं सोमवार के दिन, कहीं बुधवार के दिन, कहीं शनिवार के दिन ऐसे बाजार हो। तो वैसे ही गोदरविल जो है वहां पर जो है उस रोड पे जब लोग जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? साप्ताहिक बाजार में जा रहे हैं, जहाँ पर कि सभी प्रकार के उस बाजार में जानवर और मुर्गा मुर्गी और सब्जी फल सब कुछ बिकने वाली वहाँ पर बाजार है। वहाँ पर ये लोग सभी लोग उपस्थित और जितने भी गांव के किसान हैं अपने जानवरों को लेकर, अपने पशु पक्षियों को लेकर वहाँ पर बेचने के लिए समूह में झुंड के साथ जाते हैं। उसी दरमियान सभी लोग जा रहे हैं, उसमें जो है और उनका वेशभूषा की भी चर्चा किया है कि कैसे वो कपड़े पहने हुए हैं, कैसे उनके देखने में कैसे लगते हैं, किस प्रकार से पगड़ी बांधे हैं, महिलाएं का वेशभूषा कैसा है, उसका चर्चा करते हुए कल लेखक कर रहा है कि वे लोग आगे जा रहे हैं। और उसी में हेशोकम जो है वो भी जा रहा है। हेशोकम जो है थोड़ा चतुर है, चालाक है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताता है और हर जगह अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते रहता है। और उसको थोड़ा बुजुर्ग होने के कारण पैर में थोड़ा दर्द भी है। वह जब रास्ते में जा रहा है, जब बाजार में पहुंचा तो अचानक उसका जो ध्यान है जब जमीन पर देखता है तो एक छोटे से रस्सी के टुकड़े पर पड़ता है।
रस्सी का टुकड़ा धूल में गिरा हुआ था, उसको देखता है, देखने के बाद सोचता है कि हर छोटी से छोटी चीज का उपयोग हो सकता है, इसीलिए जो चीज पड़ी हुई है उसको उठा लेना चाहिए। और वह क्या करता है कि झुक करके उस रस्सी के टुकड़े को उठाता है। जैसे उठा के खड़ा होता है तो उसका नजर सामने पड़ता है, और सामने कौन खड़ा है? तो यह खड़ा है मित्र मलांदे। यह घोड़े के बारे में, घोड़ों का कुछ काम करता है बाजार में। कुछ दिन पहले दोनों के अंदर थोड़ा टकरार हो गया था, थोड़ा झगड़ा लड़ाई हो गया था होशोकेश और मित्र मलादे के अंदर। लड़ाई के कारण जब उसको देखता है तब उसको आभास होता है कि लो, हमको हमारे शत्रु ने देख लिया। क्या देख लिया भाई? एक रस्सी के टुकड़ा उठाते हुए। इसको थोड़ा शर्म भी आया, फिर भी कहता है, और शर्मा करके देख करके उसको जल्दी से अपने वह जेब में रखने लगता है, अंदर डाल लेता है। फिर थोड़ा देर नीचे जमीन पर देखता है कि उसको एहसास हो जाए कि यह कुछ और नहीं, वो रस्सी के टुकड़े या कुछ ऐसे ही खड़ा होकर देख रहा था, और फिर वहां से वो चला जाता है। जैसे ही बाजार में जाता है, सब लोग लगे हुए हैं, सब अपना जानवरों को कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। खान पान के लिए वहां पर एक होटल की व्यवस्था, उस होटल में भी लोग जाते हैं, वहां पर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब अपना कार्य कर रहा है। तभी जो है डुगडुगी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग जो है डुगडुगी वहां बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, और वहां पर आवाज होती है। और वहां पर लोग जो है, जब डुगडुगी की आवाज हुई तो कह रहा है कि वहां पर लोग जो है चले आए, और सभी लोग शांत हो गए। क्योंकि प्राचीन काल में किसी प्रकार की अगर सूचना देनी होती थी तो आवाज लगाया जाता, बाजा बजाया जाता था, वह बाजा बजा, सब लोग सुन के शांत हो गए। और उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ देर पहले इस बाजार में क्या हुआ था कि एक जो बिजनेस व्यापारी है, उनका कुछ पैसों से भरा हुआ थैला गिर गया है, साथ में उसमें कागजात भी था। अगर किसी को मिला है तो वह ला करके दे दे, ऐसी वहां चर्चा होती है और सूचना दे दी जाती है। किसी को मिला है तो ला के दे दे जल्द से जल्द, मेयर का यह आदेश है। उसके बाद जो डुगी डुगी बजाने वाला वहां बजाए, फिर कहीं और जाके ऐसे ही पूरे बाजार में सूचना दे जाती है, और सब लोग फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है कि 4 सिपाही जो आते हैं और आ करके पूछते हैं कि हेशोकोश, मैत्र हेशोकोश यहाँ है क्या? तब कहा जाता है कि हाँ, तब मैत्र कैसे हो सके। जैसे ही सुना उसको बुलाया गया, वो दौड़ कर आता है और आगे पूछता है कि हाँ मैं ही हूँ, क्या बात है? तो कहते हैं कि चलिए आपको मेयर साहब बुला रहे हैं, उनके ऑफिस में जाना है। जब उनको लेकर के ऑफिस में गया, वह आदमी गया पीछे पीछे, और लेकिन आश्चर्यचकित था कि हमको क्यों बुलाया गया। अंदर वहां जाता है तो जाने के बाद वह मेयर जो है पूरा एकदम बड़ा शरीर, बड़ा ढीला और रोबीला था, और उसका आवाज भी कड़क था। वह कड़क करके बोलता है, इससे बात करता है जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए बोला, यहां लिखा है किसान भौचक्का रह गया। मेयर जो है, या देखिए इस तरह किसान भौचक्का से मेयर की ओर देख रहा था। वो अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया। मेयर कुर्सी पर बैठा था, उसने तर्क करा था और बोला कि तुमको गिरते हुए बटुआ उठाते देखा गया है। कहता है कि मैत्र हेशोकेश, तुमको बाजार में बटुआ उठाते हुए देखा गया है, तुमने बटुआ उठाया है। जब ऐसी बात वह करता है तो बेचारा परेशान हो जाता है और आश्चर्य से देखता है और कहता है, किसान भौचक्का वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया था, डर गया था। और फिर वह कहता है कि बोला मैंने बटुआ नहीं उठाया। कह रहा कि मैंने बटुआ नहीं उठाया है। तो वे कहते हैं कि नहीं, यहाँ देखो लिखा गया है कि ईमान कसम मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं। वो कहता हाँ तुम्ही ने उठाया है, ईमान कसम मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए कहता है मेयर देखा गया है। तो किसने देखा है? तो कहता है कि वही देखा है। कि उसका नाम क्या है? मैत्र मलादे ने तुमको देखा है, तुमने उठाया है। अब बोला, तब तो इसको याद आता है कि अरे वही चीज को देखा है। तब अपने पॉकेट से रस्सी का टुकड़ा निकाल के दिखाता, कहता है कि साहब मैंने पैसा नहीं, इस रस्सी के टुकड़े को उठाया था। तो कहता है कि नहीं, रस्सी के टुकड़े को उठाने के लिए कोई इतना देर तक जमीन पर देखेगा? तुम पैसा उठाया और फिर से जमीन की तरफ देखा कुछ देर कि कहीं पैसा और इधर उधर बिखरा तो नहीं है। इसलिए जब देखा कि नहीं तुमको पैसा दिखाई दे, तब वो बटुआ लेकर तुम चला गया। तब कहता है कि नहीं मैंने नहीं लिया है, वह झूठ बोल रहा है। तो उसको बुलाया गया। वो मैत्र मलादे वहां आया और आकर कहा कि हाँ सरकार, मैंने इसको देखा और इसने उठाया है। ऐसा जब हो गया, अब इस बेचारा क्या करे, यह हतप्रभ रहता है, आश्चर्यचकित रहता है, लेकिन इसके ऊपर तो यह इल्जाम लग गया। कह रहा है काठी बनाने वाला वहां आया। आने के बाद जो है वो इस तरीके से देखता है और बूढ़े को कह रहा है कि देखो यहां दिया कि बूढ़े को सुबह की घटना याद आ गई और सारा वह बात कहता है और सुनाता है। उसका चेहरा तो लाल हो गया था गुस्से से, और लाल होने के बाद वह सारी बातों को बताया।
यहाँ दिया हुआ है, सुबह घटना याद आता है कि उसे चेहरा लाल हो गया। ओह, तो उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का, उसने मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा है। वो दिखाता लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। फिर मेयर कहता है कि देखो अभी तो तुमको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द आकर पैसा दे दो, और नहीं तो मैं वकील से बात करूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। बेचारा वहां से जब निकलता है, बाहर निकलता है, तो लोगों का भीड़ लगा हुआ है। सब लोग उसको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब पूछ रहा है कि कहाँ लिया है पैसा, कितना पैसा मिला है। आई सबको यही बात कर रहा है कि नहीं नहीं, मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने तो रस्सी का टुकड़ा लिया था, मैंने तो रस्सी का टुकड़ा लिया था। जो मिलता था उससे यही बात बोलता था कि मैं पैसा का पोटली नहीं, पैसा मैंने नहीं लिया, मैंने रस्सी का टुकड़ा लिया। पूरे बाजार में कहते रहा, लेकिन सब लोग मुस्कुराते रहे, किसी ने उसके बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर जो है अपने गांव के लोगों के साथ जब घर चला, तो जो साथ में 2-4 लोग थे उस जगह पर लेकर गया, कहा कि देखो यहीं पर रस्सी का टुकड़ा गिरा हुआ था, अब मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया, मैंने पैसा नहीं उठाया है। यह कहते हुए जैसे वह गांव पहुंचा, गांव में सभी लोगों को पता चल गया था कि मैत्र मलारे होशे के इसको बहुत बड़ा पैसा मिला है और वह मार्केट से उठाया है। लेकिन गांव में भी आकर रही बात सबको कहता है कि नहीं, मैंने रस्सी का टुकड़ा लिया है, रस्सी का टुकड़ा लिया, किसी उसके ऊपर कोई विश्वास करता नहीं। 2 दिन बाद अचानक उसको सूचना मिला कि वह जो पोटली गिरा था, जो पैसा का पोटली और कुछ कागजात था, वह मेयर को मिल गया, क्योंकि एक किसान के नौकर ने उठाया था और वह ले जाकर खुश दे दिया। उसको पढ़ने नहीं आया था, इसीलिए उसको दे दिया गया है। अब जब इसको पता चला, या खुशी से बहुत उत्साहित हुआ और फिर गांव में घूमने लगा और सबसे कहने लगा कि देखो मैंने कहा था ना कि मैंने रस्सी का टुकड़ा लिया है, पैसा नहीं लिया है, देखो वो पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। फिर लोग उसके ऊपर मुस्कुराते, कहते हैं कि एक उठाता और दूसरा ले जाकर दे आता है, यानी तू ही चुराया था, दूसरा नहीं। जब पकड़ा गया तो इस डर से तू उस पोटली को ले जाके पहुंचा दिया। फिर गाँव में तो कहा, फिर दूसरे दिन जब बाजार लगा तो शहर में आया, और शहर में भी आके यही सबके साथ कह रहा। जब सबके साथ कह रहा तो सब लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहते हैं कि नहीं। एक को बोला तू तो कह दिया, उसने एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसने बीच में होशो कम की बात काट कर, देखो एक किसान को रोक के बोल रहा, लेकिन बात को काट कर उसके पेट में मारता है, कहता है बदमाश कहीं के, अपने उठाया दूसरे से दे दिया, कह रहा कि मैंने नहीं लिया है। यह बात बेचारा पूरा शहर में कहा, किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, सब मुस्कुराया। फिर शाम में घर आया, घर आने के बाद ऐसे ही बेचारा सबसे कहते रहा रस्सी का टुकड़ा। उसके बाद धीरे धीरे वह बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ने के बाद वह जो है, जब वह बीमार पड़ा, बताता विश्वास नहीं करता, घर लंबे तक चलता रहा, दलील देते रहा, जोशीली होती जाती थी। लेकिन और गांव में बच्चे क्या करते थे, जब गांव में आ गया तो कोई कहता अच्छा बताओ चाचा रस्सी का टुकड़ा के बारे में क्या कथा बताइए। अपना खूब जैसे ऐसे सुनाता था कहानी, जैसे लगे कि कोई युद्ध जीत के सैनिक आया है जो सुना रहा है। लेकिन फिर भी बच्चे हंस देते थे, चले जाते थे। इस बेचारे का जो मन में बात जो लग गई थी, वह कभी जाने लायक नहीं थी और नहीं गई। गाँव के आवारा छोकरे जब मजा लेने के लिए रस्सी का किस्सा सुनाने के लिए कहते, जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही को लड़ाई किस्सा सुनाने के लिए कहा जाता है, उसका दिमाग अक्सर भटकने लगा था। अब बेचारा का दिमाग उस तरीके का नहीं था, भटक रहा था, वह कमजोर पड़ गया तो धीरे धीरे बीमार पड़ गया। और कह रहा बीमार पड़ के खटिया पकड़ लिया, बेड पर चला गया और कह रहा है कि जनवरी के शुरुआती दिनों में उसकी मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? उसी मैत्र होशोकेम की। कारण क्या था? उसी सोच में वो मर गया, क्योंकि रस्सी का टुकड़ा उसने उठाया और उसके इल्जाम पैसे का लग गया। और अंत में सन्निपात में मरते समय भी अपने बेगुनाही के लिए बोलते रहा कि मैत्र कहता मेयर मैंने उस पैसे को नहीं उठाया, मैंने उस पोटली को नहीं, मैंने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया था, मैंने रस्सी का टुकड़ा देखिए रहा, मैं समय में उसको दिखाते रहा था। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कहानी में बताता है कि ज्यादा हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए और ज्यादा चतुराई हमें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चतुराई दिखाने के बाद सब चतुराई के जब फिर में यानी कहा गया कि झूठ हमें हमेशा नहीं बोलना है। अगर हम सही बात ही बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई विश्वास करेगा नहीं। इस रस्सी के टुकड़े में मैत्र होशोकेश के साथ यही हुआ कि वह चालाकी और चतुराई के कारण, अपने झूठ के कारण एक बार जैसा फंसा कि कभी उससे बरी नहीं, और अंत में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यही इस कहानी में। और इससे जो छोटे छोटे प्रश्न आपको आएंगे उसको आपको लिख लेना है। दूसरा जो पार्ट इसके अंदर है क्लर्क की मौत। यह जो क्लर्क की मौत है, क्लर्क तो आप समझ रहे हैं किसी ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, ऑफिस का जो सारा कारोबार देखते हैं, बड़ा बाबू भी उन्हें कहा जाता है। तो इस क्लर्क में बता रहे कि क्लर्क की मौत कैसे हुई। इस क्लर्क की मौत पाठ के लेखक का नाम है अंतोन चेखव।
आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि क्लर्क की मौत पाठ के लेखक कौन है, तो अंतोन चेखव जी है। इनका जन्म 1860 ईस्वी सन, जन्म स्थान है रूस और इनकी मृत्यु 1904 ईस्वी सन में हुई है। साथ ही इसमें मुख्य पात्र कौन कौन सा है? मुख्य पात्र इसमें इवान दमित्रिच चेरेव्याकोव यह क्लर्क हैं, और सिविल जनरल विजय लोब एक जनरल है। दो लोगों के बीच की कहानी है, यह भी बहुत ही मजेदार कहानी है। साथ ही कह रहे कि रूसी कथाकार नाटककार चेखव की गिनती विश्व के सर्वाधिक, विश्व में जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं उनमें इनकी चर्चा है। कैसे इनकी चर्चा है? क्यों? कह रहे कि सर्व महान लेखकों में होती है। उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेशे रेशे में उघाड़ता है। जो शासन व्यवस्था है, जो तंत्र है, उसकी जो भ्रष्टाचार है, जो लिप्त है, जो कमियां हैं, उसको ये उजागर करते हैं, बताते हैं। और आम आदमी की निरुपायता, उसकी लाचारगी रह रखकर उनके लेखन में उभरती है, और आम आदमी का जो जीवन की जो लाचारगी है, बेबसी है, उसको ही दर्शाते हैं। यहाँ पर भी जो है यह जो पाठ है इसके अंदर दिखा रहा है, बता रहा है कि इस सारांश में इसको भी हम आप चाहेंगे कि थोड़ा आपको अच्छे तरीके से कहानी के रूप में सुना दे, बाकी आप पढ़ के इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कह रहा है यहाँ शुरू किया एक सुंदर रात को क्लर्क जो हमारे हैं उनका नाम है चेरेव्याकोव। ये क्या करते हैं? अव्वल दर्जे में ये तो है क्लर्क, लेकिन ये इन्होंने क्या किया है, पैसा ज्यादा खर्चा करके और बड़े जो अधिकारी लोग हैं उनके बीच में बैठ करके मैच का आनंद ले रहे हैं दूरबीन से। इनको शौक था कि हम भी ऊपर वाले दर्जे में बैठ करके और अधिकारियों के बीच में मैच का आनंद लूं, इसलिए वहां जाके बैठते हैं और आनंद ले रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं। अचानक इनके जो है आंखें सिकुड़ने लगती है, नाक सिकुड़ने लगता है और चेहरे पर इस तरह का सिकुड़न आता है। ऊपर मुंडी को उठाते हैं और एक साथ ये जोर से छींक देते हैं। छींकने के कारण क्या होता है? छींकने के बाद ही तो अपना आंख बंद किए हैं, और छींकने के बाद अपना मुंडी जब उठाते हैं तो सामने देखते हैं कि एक जनरल साहब जो बैठे हैं वो अपने रुमाल से माथा को पोंछ रहे हैं, यानी इनका जितना भी छींक था सब उनके सर पे जाके गिर गया। पोंछ रहे था, कुछ बुनबुना रहे थे। अब इनको लगा कि लो, मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो जनरल साहब के ऊपर छींक दिया, ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनके ऊपर हमें छींकना नहीं चाहिए था, मैंने गलत काम कर दिया। उसके बाद फिर सोचते कि अरे जाने दो, कोई हमारा विभाग का थोड़े है, ये तो दूसरे विभाग का जनरल है, इससे माफी मांगने की क्या जरूरत है। फिर भी कहते हैं कि ना ना, अधिकारी तो है, किसी विभाग का अधिकारी है, बुरा मान गए होंगे, और ये सोचेंगे कि इसको बड़े लोगों को बीच में बैठ करके मैच देखने नहीं आता है, छींक दिया, इसको समझ नहीं था। अब ये क्या करते हैं, धीरे से उनको ऐसा करके जाते हैं और उनके कान में फुसफुसाते हैं कि सर मैंने आपके ऊपर छींक दिया, हमें माफ कर दीजिए। तो कहते जाने दो यार, कोई बात नहीं, जाने दो। और जब ऐसा वो बोल दिया तो फिर इसको लगा कि ना, ये हमको माफ़ नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि मैंने माफ़ी मांगा, आई माफ़ हमको किया नहीं, अब हम क्या करें भाई, लग रहा है कि ज़्यादा बुरा मान गए। फिर कुछ देर बाद फिर वही काम करते हैं, सर 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 सर, तो बोले क्या है, तो मैंने आपके ऊपर छींक दिया था, हमें माफ कर दी। जब ऐसा बात बोला, अब जो है वो कहता है यार काहे लिए परेशान करा, मैच देखो ना, मैंने तुमको कोई बात नहीं है, मैंने कह दिया नहीं बात है कोई, तो काहे लिए हमको परेशान करा, मैच का आनंद लो, मैच देखो मैच, ऐसा बोल दिया। फिर बेचारा हो गया, लेकिन मैच खत्म हो गया। अब इनको मन में शांति नहीं कि मैंने माफी मांगा लेकिन उन्होंने हमें माफ नहीं किया। अभी क्या करते हैं, घर आते हैं, घर आने के बाद अपनी पत्नी को बताते हैं, पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं मैच देख रहा था और छींक दिया, छींकने से उनके सर पे पूरा चला गया था, अब बहुत ही गलत। तो पत्नी भी कहती कि ना ना, आपने गलत काम किया है, आप जाइए अधिकारी, आप माफी मांग लीजिए। अभी क्या करता है कि उनके घर जाता है माफी मांगने। एक पहुंचा उनके घर पे, जब वहां पर गया माफी मांगने के लिए, तो वहां पर वे जनरल साहब बहुत सारे फरियादी बैठे थे और उनसे वो अपना बातचीत कर रहे थे, उनके फरियाद को सुन रहे थे। सुनते समय जनरल की नजर इनके ऊपर पड़ी, जब इनके ऊपर पड़ी तो जनरल बेचारा घबरा गया कि फिर ही आ गया और फिर माफी मांगेगा। अभी क्या करते कि उससे आंख बचाते हुए और वह उसके आने से पहले उठ जाते हैं और उठ के अपना उधर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दौड़ के जा कहता है सर 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 सर, कहते क्या है सर, मैंने आपके ऊपर कल छींक दिया था मैच देखते समय, हुजूर हमें माफ कर दीजिए। वो कहता है यार काहे लिए परेशान किया, क्यों हमारा मजाक बना रहे हो, मैंने तुमको कब का माफ करे, तू हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारा मजाक न उड़ाओ। अब इसको लग रहा है लो, ये कह रहे मजाक उड़ा रहे हैं, अरे हम मजाक का, हम तो इनसे माफी मांग रहे हैं, हम मजाक थोड़े उड़ा रहे हैं। फिर वह क्या करता है, फिर आता है, फिर उसको लगता है कि लो अब जाने दो, इनसे माफी तो मांग ले, नहीं दे रहे हैं। तब घर जाते हैं और उनको पत्र लिख के इनसे माफी मांग लेंगे। अब घर गया और बैठ के पत्र लिख रहा है, लेटर
लिखने बैठा तो फिर इसको लगा कि पत्र लिखने से अच्छा है, फिर जाके माफी मांग लेते हैं। अब क्या किया, दूसरे दिन बाल उल कटवाया, कोट उट पहना, टाई उट पहन गया, दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर जनरल के पास गया और जनरल साहब के जब वो अपने जा रहे थे ऑफिस के तरफ, वही रुक खड़ा होकर रोक दिया, सर हुजूर मैंने कल आपके ऊपर मैच देखते समय छींक दिया था, हमें माफ कर दीजिए। अब जो है जनरल इसको शक की निगाह से उधर देख रहा है, फिर कहता है कि आपने लग रहा है कि हमको माफ नहीं किया है। जनरल जब ऐसा बात बोला तो जनरल जो गुस्से से लाल पीला हो गया और लाल पीला होकर कस के चिल्लाया, इतना जोर के उसको चिल्लाता और डांटता, कहता निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, माफी मांगने चला है। और फिर वह जैसे फिर रुका वहां पे हाथ जोड़ के पैर पटक के जनरल बोला निकल जाओ यहाँ से जल्दी से। जब डांटा वहां से बेचारा हबड़ा गया और हबड़ा के वहां से तेजी से भागते हुए घर आया, घर आके सोफे पर बैठा और बैठने के बाद लेखक कहता है कि उसकी मृत्यु उस सोफे पर ही हो गई। यही कलर का मौत है इसमें बता रहा है। यहाँ पर देखो कुछ लाइन यहाँ पर दिया गया है, कैसे वो कहता है हुजूर मुझे माफ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने थोड़ा सा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब कहकर दरवाजे के पीछे छुप गए। ऐसी स्थिति आ गई, जनरल को छुपने की स्थिति आती है। अब जो है मजाक फिर सोचता कहता कि मैं जाऊंगा चिट्ठी लिख दूंगा, फिर वहां पर गया कह रहा, फिर तीसरे दिन कहता कि नहीं मैं माफी मांग लूंगा। फिर कह रहा श्रीमान मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी उसने कहना शुरू किया। अब जनरल उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली, आप हंसने के लिए नहीं, आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा मैं आपके पास माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने की चर्चा करता है। फिर वहीं पर जनरल जो है कह रहा है आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ, जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। निकल जाओ यहाँ से। कौन चिल्ला रहा है? जनरल चिल्ला, बोला निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। गुस्से से लाल पीले होते हुए चीखा, भय से स्तंभित होकर फुसफुसा कर काका क्या बोला। तब तक फिर पैर पटक के बोला कि निकल जाओ यहाँ से। गुस्सा से जनरल उसको दोहराया निकल जाओ। चेरकलों को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे से बाहर और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न कुछ सुन पा रहा था। सीधा घर गया, सोफे पर बैठा, कह रहा कि चल बढ़ता गया। घर पहुंचकर बिना वर्दी उतारे जैसे तैसा सोफे पर लेट गया और वहीं पर मर गया। यही कलर का मौत में दिया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको पढ़िएगा आपको आनंद आएगा और इसको प्रश्न जो इससे आएंगे आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अंतिम जो हमारा पाठ है पेशगी है, पाठ नंबर 3 पेशगी है। इसके लेखक है हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज जी है जिनका जन्म 1937 ईस्वी सन में हुआ है। कहाँ हुआ है? जन्म स्थान कांगो अफ्रीका। ये कांगो देश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहेंगे। इससे प्रश्न आया है। कार्मेन जो इसकी मुख्य पात्र है उससे पूछ दिया है। सेंटर पे जो आपको मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें प्रश्न है कि कार्मेन के चरित्र मानसिक चरित्र का वर्णन करें, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। अब इसमें ये जो है कांगो के प्रधानमंत्री भी रहे। कांगो के मुख्य पात्र कार्मेन, फ्रैंकवा, मैडम और हेक्टर। यहाँ प्रमुख कार्मेन जो है एक नौकरानी है जो बेचारी अपने पालन पोषण, अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए, चाहे अपने जीवन को चलाने के लिए वह क्या करती है? नौकरानी का काम करती है। फ्रैंकवा जो है यह एक छोटी सी लड़की है क्योंकि इसको 6 महीने से इसका देख रेख, जब यह 6 महीने की उम्र थी उसी समय से कार्मेन जो है इसका पालन पोषण कर रही है, अपने बेटी की तरह देख रही है। क्योंकि मैडम जो है वह अपनी बेटी का देख रेख नहीं करते हैं, वो अपने पति के साथ और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में मशगूल रहते हैं और वो बड़े लोगों का जीवन का जो तरीका है जीने का वह सबसे अलग है। इस कहानी में अभी दिखा रहा है कि जो बहुत अमीर लोग हैं और जो बहुत गरीब लोग हैं दोनों के जीवन में क्या फर्क है, कैसे वे जीवन जीते हैं और किस तरीके से उनका जीवन चलता है, आगे बढ़ता है। और इसी मैडम और हेक्टर जो है कार्मेन का बेटा है। मैडम की बेटी है फ्रैंकवा और कार्मेन की बेटा कौन है? हेक्टर है। दोनों के जीवन है। कार्मेन जो है अपने पुत्र को भी देख रही है क्योंकि उसी का बेटा है और इसको भी 6 महीने से भी देख रही है। दोनों में जब अंतर
मंतर देखती है तो बहुत उसको लगता है कि यह क्या है, हम गरीब हैं तो हमारे बेटे को देखने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि मैं खुद माँ होकर भी अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। और अमीर होने वाले, अमीर जो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वे अपने बेटे के पास रहते हुए भी उनका देख रेख नहीं कर रहे हैं। उनके लिए हमको रखा गया, नौकरों को रखकर काम करवाया जाता है और उनको कुछ पैसा दिया जाता है। यह स्थिति है। इसके पास इतनी गरीबी है कि अपने बेटे की दवा भी नहीं करा सकती, बेटा बीमार है। पहले भी इसके 2 बेटे जो हैं ऐसे ही बीमारी के कारण मर चुके हैं। अब जो एक लास्ट हेक्टर बचा है वह भी बीमार है। अब जो है क्या है, इस कहानी में अब बता रहा है कि कार्मेन जो है, इसका गांव जो है शहर से 2 घंटे की दूरी पर, जब 2 घंटा पैदल चलती है तो शहर में आती है। और वहां से वह रोज सुबह 6 बजे आती है और रात में 7 बजे जाती है। एक दिन की घटना यह है कि जब मैडम के यहाँ जाती है तो वहां पर जाने से पहले रात में इसके बेटे की बहुत जोर की तबीयत खराब है। उसको उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, पेट उसका मुड़ रहा है। अब वह जो है बेचारा बहुत, और दवा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा भी नहीं है। अगर तांत्रिक के पास ले जाते हैं तो तांत्रिक क्या करता है, पैसा भी लेता है और दवा भी रोक करता नहीं। इसी कारण 2 बच्चे इसकी मर गए थे। कबीलाई जीवन, लोग कबीले में रहते हैं और उनका जीवन भी अलग है। अब यहाँ पर ये क्या करती है कि कैसी तरीका, ड्यूटी भी जाना इसको जरूरी है, नहीं जाएगी तो पैसा भी नहीं मिलेगा। बच्चा माँ को छोड़ना नहीं चाहता है, माँ को पकड़े हुए है कि माँ तुम मत जाओ। और रात भर ये जगी रही और सुबह में जब हेक्टर को नींद आ गई 4 बजे करीब में, तो बेचारी उठ करके कैसे भी मैडम के पास पहुंची। इसलिए कि मैडम के यहाँ जाऊंगी और जाके कुछ पैसे मांगूंगी, दवा खरीद के लाकर अपने बेटे को दूंगी। तो वह गई, सुबह से जाकर वहां काम कर रही है, बेटी को खिला रही है। वही स्टोरी बता कि फ्रैंकवा को खिलाती है, फल देती है, वो फल नहीं खाती है, जो भी चीज दिया जाता है नहीं खाती है और इसको परेशान करती है। फिर भी जबरदस्ती इसको खिलाती है। फिर मैडम आती है, वह चर्चा करती है किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जो आहार संतुलित हो, जिससे बच्चों को अच्छा एनर्जी मिला। तुम इस तरीके से अपने बेटे को तो खिलाती नहीं हो, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ करो और अपने बेटे के लिए भी तुम व्यवस्था करो। भाषण देती है लेकिन नहीं हो पाता, कैसे भी करे। जब 7 बजता सोचती कब मैं मैडम से कहूंगी कि मैडम हमको कुछ पैसा दे दीजिए, लेकिन कह नहीं पाती है। फिर लास्ट में रसोई घर में मैडम आती है तो उनसे बताती है। बताने के बाद ही मैडम कहती है कि तुम लोग जानवर का जिंदगी जीते हो, तुम लोगों को जीने का तरीका पता नहीं। और क्या मैंने पैसे का पेड़ लगा रखा है क्या कि जब तुम कहोगे तब मैं तुमको पैसे दे दूंगी। और यहाँ पर ये सोचती है कि इनके जितना कुत्ता में खर्चा होता है हर महीना, उतना मेरा तनख्वाह भी नहीं है, मंथली तनख्वाह भी नहीं। और इस तरीके की मैडम बात कर रही है। लास्ट कहने के बाद भी मैडम जो है कहती है कि मैं तुमको कल पैसा दे दूंगी, आज नहीं कल दूंगी, आज हमारे पास पैसा नहीं है। बेचारी मन महसूस के फिर शाम रात में निकलती है, उसको 1-1.5 घंटा पैदल चलना है। रास्ते में जा रही है, रात हो गई है, रास्ते में चल रही, बहुत सारी गाड़ियों की लाइट आती है, कभी लगता है कि उससे टकरा जाएगी और जल्दी, क्योंकि बेटा भी बीमार है उसके पास भी जाना है। दौड़ के चल रही है, कभी चल रही है, कभी दौड़ रही है। और जितने भी गाड़ियां उधर से जा रही थी उससे चलाने वाले आधा से अधिक काले लोग ही थे, लेकिन उनके अंदर भी यह भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि इसको हम बिठा ले या इसको लिफ्ट दे या आगे छोड़ दें। करते करते जब घर पहुंचती है, घर के नजदीक जाती है तो अचानक उसको रोने की आवाज सुनाई देती है। जब रोने की आवाज सुनाई देती है और घर के करीब जाती है तो चीख पुकार मचा हुआ है। और इसका जो बेटा हेक्टर है वह बीमारी के कारण, दवा के कारण वह मर जाता है और उसकी स्थिति क्या है, बहुत दयनीय रहती है और दवा नहीं करा पाती है। इस अफसोस से यह बार बार बेचारी सोचते रहती है। इस कहानी में हम बता रहा है कि किस प्रकार से गरीब लोगों का जीवन जो है कि पैसे के अभाव में उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा और दवा के बगैर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बड़े लोगों के पास इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वे पैसे बोरों और दीवालों में रखा गया है। अभी कुछ दिन कल का ही न्यूज है, एक बहुत बड़े जैन है जो इस तरह के व्यापारी थे, करोड़ों रुपया मिला उनके घर में, ऐसा दीवालों में रखा गया और बोरों में कोच के भर के रखा गया। और वहीं उनके घर के सामने जो गरीब के बच्चा है वो तड़प के मर रहा है बीमारी के कारण। तो यह जो स्थिति पूरे विश्व में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं गोरा और काला का लड़ाई है तो कहीं अमीर और गरीब का लड़ाई है तो कहीं जाति का है, कहीं धर्म, यह चल रहा है, जिसके चलते पूरा विश्व जो है अंतःकरण युद्ध में फंसा हुआ है। इस कहानी में ये सारी बातें बताई गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के प्रश्न आने की संभावना है, 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए आपको पढ़ना और समझना। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ था इसमें बता दिया। साथ ही आपको
पत्र लेखन के बारे में 2 पत्र आपको आएंगे। एक है कार्यालयीय पत्र, अधिकारी को पत्र लिखना, वो सब सिस्टम बताया गया। और एक जो है आपको रिश्ते नाते संबंधी पत्र होगा, चाहे नगर निगम अधिकारी के पास पत्र आए, चाहे जिला अधिकारी के पास पत्र आए, चाहे प्रधानाचार्य के पास पत्र आए, उस पत्र लेखन को आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम एक पत्र को आप 5 से 10 बार लिखिए, क्योंकि लिखने के क्रम में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। ऐसे राइटिंग लिखते समय भी 3 पार्ट जरूर होना चाहिए उसका, प्रस्तावना, मध्य और उपसंहार। इसको आपको जरूर पॉइंट दे के लिखना है और शीर्षक बीच में देना है, जिससे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। साथ ही आप संक्षेपण जो है, संक्षेपण को क्या करना है, हम बार बार बता रहे हैं, संक्षेपण जो 4 मार्क्स में आएगा आपको, उसको आपको क्या करना है कि 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद उससे जो विषय में लिखा गया उसका एक शीर्षक देना है और उसको संक्षिप्त करके लिखना, यानी जो बड़ा चीज़ है उसको छोटा करना। छोटा करते समय वो 1-2 शब्दों का हेर फेर आप कर सकते हैं, वाक्य आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन विषय वही होना चाहिए जो दिया गया है। यानी जो बड़ा संक्षेपण का अर्थ है संक्षिप्त करके उस विषय को लिखना। यह भी आपके लिए माने मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि इसको लिखने से मार्क्स आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि वही चीज़ लिखना रहता है। तो इसको भी अच्छे से लिखिएगा तो 4 में 4 आपको मिलेगा। इसी के साथ हम जो है परीक्षा के लिए और जो भी हम लोगों ने पढ़ाया वह 90+, 92, 93 के लिए आपको बहुत लाने में बहुत ही आपकी सहायता करेगा। इसको पढ़िए, समझिए। मैगजीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, मैगजीन में भी ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आपको बोर्ड में हूबहू प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि हम लोग 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जो विषय पाठ में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को बना रहे हैं कि एक भी प्रश्न आप उससे छूटे नहीं। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए आज के क्लास का समापन करता हूं। अब हम लोग परीक्षा में मिलेंगे, या जो भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देना है उसमें आप दे सकते हैं। ऐसे आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग आपको बार बार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।